डॉक्टर साहब मुझे 2 साल से मैदे में तेज़ाबियत रहती है, तो क्या मुझे कैंसर हो सकता है? ये वो सवाल है जो ज़्यादातर मरीज़ मेरे से पूछते हैं जो कि मैदे की तेज़ाबियत में मुब्तला होते हैं। तो इसका जवाब ये है कि आम रूटीन के अंदर मैदे की तेज़ाबियत या गर्ड की वजह से कैंसर नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसी पेचीदगियाँ ज़रूर पैदा हो जाती हैं जो कि कैंसर काज़ करने का सबब बन सकती हैं। इन सारी पेचीदगियों में से एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है जो कि कैंसर के रिस्क को बढ़ा देती है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि मैदे की तेज़ाबियत होती क्यों है, कौन-कौन सी पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं और इसके साथ-साथ हम किस तरह इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और कौन सी ख़तरनाक अलामात हैं जिनको हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर अब्दुल्ला गुंदल और आप देख रहे हैं हेल्थ टॉक विद डॉक्टर अब्दुल्ला गुंदल। सबसे पहले जानते हैं कि मैदे की तेज़ाबियत होती क्यों है। खुराक की नाली और मैदे के दरमियान एक स्फिंक्टर या वाल्व मौजूद होता है जो आम रूटीन के अंदर मैदे के अंदर खुराक जाने के बाद क्लोज हो जाता है। अगर किसी वजह से वो स्फिंक्टर क्लोज ना हो सके तो उसकी वजह से जो खाना है वो मैदे से खुराक की नाली के अंदर जाता है और मुख्तलिफ अलामात काज करता है। उन अलामात के अंदर आती हैं कि आपको सीने के अंदर जलन होगी, सीने के अंदर दर्द महसूस होगा, खट्टे ढिकार आएंगे, उल्टी या मतली की कैफियत होगी या मुंह का टेस्ट चेंज होना शुरू हो जाएगा और अक्सर खांसी रहेगी जो स्पेशली रात के वक्त आएगी। ये सारी अलामात गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ या मैदे की तेज़ाबियत की अलामात हैं। अगर गर्ड या मैदे की तेज़ाबियत एक लंबे अरसे तक के लिए परसिस्ट करती है तो उसकी वजह से मैदे की और खुराक की नाली की लाइनिंग्स के अंदर चेंजेस आ जाती हैं जो कि बाद में कॉम्प्लिकेशंस का बाइस बनती हैं। जो कॉम्प्लिकेशंस मैदे की तेज़ाबियत की वजह से या गर्ड की वजह से हो सकती हैं उनके अंदर आती है कि खुराक की नाली के अंदर इन्फ्लेमेशन या सोजिश पैदा हो जाती है जिसे हम मेडिकल टर्म में एसोफेजाइटिस कहते हैं। फिर दूसरी कॉम्प्लिकेशन जो कि ज़्यादा लंबे अरसे तक के लिए मैदे की तेज़ाबियत रहने की वजह से या ज़्यादा तेज़ाब प्रोड्यूस होने की वजह से हो सकती है वो है मैदे के अंदर ज़ख़म होना, जिसे आम रूटीन के अंदर हम मैदे का अल्सर कहते हैं। फिर तीसरी कॉम्प्लिकेशन जो कि ज़्यादातर मैदे की तेज़ाबियत की वजह से हो सकती है वो है खुराक की नाली का तंग हो जाना या जिसे हम मेडिकल टर्म के अंदर स्ट्रिक्चर कहते हैं। इसकी वजह से होता ये है कि खुराक की जो पैसेज है वो तंग हो जाता है और अक्सर खुराक की नाली के अंदर अटकना शुरू हो जाती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन या पेचीदगी जो कि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ की वजह से होती है वो है बैरेट एसोफेगस। बैरेट एसोफेगस के अंदर ये होता है कि जब सालों तक मैदे का तेज़ाब खुराक की नाली को डैमेज करता रहता है तो उसकी वजह से उसकी जो अंदरूनी झिल्ली होती है या जो अंदरूनी लाइनिंग्स होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, वो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं और जब ये ट्रांसफॉर्म होती हैं तो उसकी वजह से जो खुराक की नाली का कैंसर है उसके चांसेस या उसका रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है। यही वजह है कि ये सबसे ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन इसकी बेस्ट बात यह है कि ये हर मैदे के मरीज़ या हर गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के अंदर नहीं होता, लेकिन ये कुछ मरीज़ों के अंदर हो सकता है। अब खुराक की नाली का कैंसर ज़्यादातर जिन लोगों के अंदर होता है वो हैं जो कि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ का शिकार रहते हैं, जो मेल्स के अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर इसके बाद जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर चांसेस कैंसर होने के ज़्यादा होते हैं, या जो लोग मोटापे का शिकार हैं वो उनके अंदर कैंसर का रिस्क जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। फिर आ जाते हैं उन ख़तरनाक अलामात की तरफ जो कि अगर आपके अंदर आएँ तो आपने उसे इग्नोर नहीं करना और आपने फ़ौरी तौर पे अपने मालिज से रुजू करना है। उन अलामात के अंदर आता है कि अगर आपको काले पखाने आएँ या खून की उल्टी आए या आपका वज़न बग़ैर किसी वजह से कम हो रहा हो और इसी तरह अगर आपकी खुराक की नाली के अंदर खाना अटकना शुरू हो जाए तो इन अलामात को आपने बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना और अब फ़ौरी तौर पे अपने मुआलिज से रुजू करना है। वो फ़र्दर आपको मुख्तलिफ टेस्ट्स या एंडोस्कोपी सजेस्ट कर सकता है जो कि फ़र्दर आपकी बीमारी को जानने के लिए या उन कॉम्प्लिकेशन को जानने के लिए अहम साबित हो सकती है। इन सारी चीज़ों के बावजूद एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम इस रिस्क को भी कम कर सकते हैं। वो कम करने के लिए हमें अपनी लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन करनी पड़ेंगी। उन लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस के अंदर आता है कि हमें मिर्च मसाले वाली चीज़ों से इज्तनाब करना है, अपने वेट को रिड्यूस करना है, एक्सरसाइज़ को अपनी रोज़मर्रा की रूटीन के अंदर ऐड करना है। फिर इसके साथ-साथ अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं जो मैदे की तेज़ाबियत के हवाले से होती हैं उनको प्रॉपर तरीके से लेना है। इसके बारे में एक डिस्कशन मेरी पिछली वीडियो में मौजूद है। फिर इसके साथ-साथ अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उस स्मोकिंग को क्विट करना है।
یہ ساری موڈیفکیشن کرنے کے بعد اسٹمک کینسر یا اسوفیجل کینسر کے چانسز ہم کافی حد تک ریڈیوس کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی مکمل ویڈیو میدے کی تیزابیت کے بارے میں کہ وہ رسک کاز کرتی ہے یا کون سی کمپلیکیشنز کاز کر سکتی ہے۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگیں تو یہ دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ دوسروں کی ہیلتھ کو امپروو کرنے میں آپ اپنا کردار ادا کر سکیں۔ والسلام۔